ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल के हवाले से। माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ ही हैं। शाहिद साहब, अब आज वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि अगर ये इलेक्शन ईयर ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही होता। साथ में वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, इतना ज़्यादा ना दबाया जाए कि हम ये कुछ कर ही ना सकें। लेकिन IMF के साथ डील किए बगैर, उनके बेल आउट पैकेज के बगैर हम चल भी नहीं पाएंगे। तो इस वक्त किस सिचुएशन में हम हैं मुआशी तौर पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि डॉक्टर साहब अब ये समझ रहे हैं कि 30 जून तक जो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो इनको किस्त नहीं मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो फिर एक सवाल ये पैदा होगा कि ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा था सितंबर 2022 में, आपने उसको एक्सटेंड कराया। उस दौरान में $1 भी पाकिस्तान को नहीं मिला और आपने उनकी शराइत पूरी करते चले गए, जिससे रेमिटेंसेस भी गिरी, आपके बरामदात भी गिरी, मईशत की शरह नमू भी मनफी हो गई, महंगाई भी बढ़ गई। तो ये आपने किया क्यों था? फिर आप उससे करोड़ जगह बेहतर ये था कि सितंबर में उसको एक्सपायर होने देते और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आप नए कर्जे की दरख्वास्त डालते कि हमें $7.5 अरब का 3 साल का खर्चा चाहिए। तो ये जो शराइत आपने पूरी की, जिसमें $1 नहीं मिला, ये पैसा आपको मिल जाता उन कर्जों की पेशगी शराइत में जो कि आप $7.5 अरब का होता। मगर एक और मसला पैदा हो गया है जो उससे ज्यादा संगीन है। वो ये था कि ये हम दिसंबर 2022 से पहले ये दरख्वास्त दे सकते थे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नया कर्जा तो हमें हर हालत में लेना है, अगले माली साल में लेंगे, मगर अगर 12 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर नई हुकूमत आते आते नवंबर दिसंबर हो जाएगा। तो दिसंबर में 22 के बजाय आप दिसंबर 2023 में कर्जे की दरख्वास्त डालेंगे, उसको भी 3-4 साल लगेंगे, 3-4 महीने लगेंगे। तो क्या मईशत उसको सस्टेन कर सकती है? उसका जवाब है कि नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है इस गलत फैसले का। और अब सवाल ये पैदा होगा, कहीं उसकी आड़ में ये तो नहीं सोचा जाएगा कि जनाब भी तो हमें कर्जा जल्दी चाहिए तो अब 12 अगस्त को फिर हम असम्बलियां डिसॉल्व ना करें, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत सारे सवालिया निशान है। मगर ये जो डॉक्टर साहब ने कहा, ये मुझे समझ नहीं आया कि हम सॉवरेन कंट्री हैं, वो तो जरूर हैं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने IMF ने हमारे साथ जो है बहुत गलत बातें की, हम मानते हैं, लेकिन जो शराइत उन्होंने अभी परसों कही, जिसके बाद वो ये कह रहे हैं सॉवरेन कंट्री है, उन्होंने कहा क्या बेचारों ने? और पहले उन्होंने जो भी हमारे साथ ज्यादती की, उन्होंने ये कहा कि आपने टैक्सों का दायरा वसी करने का एक मौका गंवा दिया। तो ये तो हम 93 से कह रहे हैं, तमाम तीनों पार्टियां कह रही हैं। फिर वो कहते हैं कि आप टैक्सों के निज़ाम को आपने गैर मुनसफाना बना दिया। ये तो आपका आइन कहता है कि मुनसफाना होना चाहिए। ये तो तीनों पार्टियां कहती हैं कि टैक्सों का निज़ाम मुनसफाना होना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि जी आपने मराद दे दी, उसकी वजह से तरक्याती अखराजात और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कमी कर दी। तो उसमें क्या गलत बात कर दी? और आखिरी बात जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो एमनेस्टी दे दी है कि 3 करोड़ रुपए तक की जो है तरसीलात पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो ये तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ये तो मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों माजी में कह चुके थे कि मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि 1 करोड़ से ऊपर हम तहकीकात करेंगे पिछली हुकूमत में। तहरीक इंसाफ ने इसको कम करके कहा था 50 लाख। तो अब आप इसको 3 करोड़ कर दिया, तो आपने तो रिवर्स कर दिया। बिल्कुल। तो अब हम क्या चाहते हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। सही है। तो ये मुश्किलात दर मुश्किलात लगारी साहब, इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं है अब ये दरिया पार करना, जिसमें अब इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम सॉवरेन कंट्री हैं, आगे तो वक्त ही नहीं बाकी बचा। अर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी अब हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो आज तो हमारी फाका मस्ती रंग ला रही है। और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के बाद मुझे कुछ भी कहना ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। और उन्होंने जो बातें की हैं वो 100% सही हैं। हुकूमत ने बहुत से मौके खुद लाए कि बल्कि इससे पहले जब ये इस्तीफा देने जा रहे थे, हुकूमत संभालने के फौरन बाद ये जब इन्होंने आकर इक़्तिदार संभाला था, 9 मार्च को आकर इक़्तिदार संभाला था और 9 अप्रैल को आकर इक़्तिदार संभाला था, और फिर उसके बाद ये इस्तीफा देने जा रहे थे, तो फिर कहा कि नहीं आपने डील करनी है। इनको ये कहा गया कि आपने डील करनी है IMF के साथ, लिहाजा आप जारी रखें। तो जारी तो रखा इन्होंने, लेकिन वो डील नहीं हुई है। और डील को इतना अरसा हो गया है। जो शायद साहब कह रहे हैं, अगर आप वो तरीका करते हैं कि जनाब हम इस पर जो पिछला प्रोग्राम है उसको खत्म करके अपने लोगों को कुछ देते हैं, बिल्कुल आपने उनकी शरायत पूरी करते करते लोगों का गला दबा दिया, लोगों का सांस लेना 2 बार हो गया, लोगों की तमाम हर तरह की मराद। अच्छा,
सब्सिडी अगर आप देते हैं तो उमरा को देते हैं, तो उनको देते हैं, ये जो बरामदात कर रहे हैं या दरामदात कर रहे हैं, आप आम आदमी को सब्सिडी नहीं देते हैं। आम आदमी की गर्दन पर लात रखकर उसकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। वो एक एक निवाले पर आपको पैसे देता है, लेकिन वो कहाँ जाता है? वो सारे का सारा पैसा समेट कर आप देते हैं बड़े आदमी को। बड़ा आदमी जो है वो आपको पे आप नहीं करता है, वो अपने खजाना छुपाकर बाहर रख देता है या अपने पास रख देता है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता है, वो आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं होता है। वो इधर उधर पैसा ले जाता है, कीनिया ले जाएगा, बांग्लादेश ले जाएगा, कहीं और ले जाएगा। वो आपको सहूलत नहीं करता है। वो मुल्क के बारे में ये नहीं सोचता है कि ये मेरा मुल्क है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं और इसको उठाऊं। चीन की यही सूरत हाल थी। चीन ने किस तरह से 85 के बाद अपने आप को संभाला और ग्रो किया है, वो तमाम चीजों से निकलते हुए उसकी इकोनॉमी कहां से कहां चली गई है, और हम जो है वो वहां से इनहतात की तरफ, तबाही की तरफ। हमारा तो रिवर्स का गियर बड़ी स्पीड से चल रहा है, इतना तो आगे फॉरवर्ड में हम कभी भी नहीं गए। शायद हसन सिद्दीकी साहब, मोडीज भी ये कह रहा है कि अब तो बिल्कुल बड़े खतरात जो है वो मंडला रहे हैं कि IMF के साथ मामला। जो आपने बात की कि सर अगर ये हुकूमत ही ख़त्म हो जाती है तो ऑब्वियसली IMF एक नई हुकूमत के साथ तो करेगा, केयर टेकर के साथ तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो बजट आया है इसके अखराजात, इसकी सारी चीज़ें वो कैसे पूरी होंगी? ये तो फिर दिखाने को कुछ और था, स्क्रीन सेवर, अंदर हार्डवेयर कुछ और होगा फिर बजट का। देखिए, नज़ीर लगारी साहब ने दो बातें बड़ी अहम की हैं, उसको मैं चाहता हूँ कर लें। अशराफिया को नवाजा गया और वो लोगों को नवाजा गया जो पैसे बाहर रखते हैं, और जैसे मैंने कहा कि आपने लिमिट को 3 करोड़ कर दिया 50 लाख से, तो ये तो आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल को और मनी लॉन्ड्रिंग को एनकरेज कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये बजट संजीदा बजट है ही नहीं, उसका मैं साबित कर सकता हूँ। एक बात तो ये है कि आपने ये कहा कि सूबे 650 अरब रुपया फाजिल देंगे, जो NFC वार्ड से मिलेगा पैसा उसको खर्च नहीं करेंगे। ये कैबिनेट ने मंजूर किया, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी भी थी। लेकिन जब सिंध का बजट आया तो 650 अरब में सिंध का हिस्सा था 100 अरब, 15%। उन्होंने 38 बिलियन का खसारे का दे दिया, तो 138 अरब का तो झटका पहले ही लग गया, फिर पंजाब भी देगा। तो ये बजट तो बेमानी हो गया, इसका कोई मकसद नहीं रहा। तो अब तो यह है कि हर हालत में हमें एक मिनी बजट लाना है, और वो मिनी बजट को शायद ये कहेंगे कि जब हम IMF के पास जाएंगे उसकी पेशगी शराइत पूरी कर रहे हैं। उस पेशगी शराइत की आड़ में मुझे खदशा ये लगता है कि बड़े पैमाने पर अवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा। लेकिन दिसंबर 2022 में आप जा सकते थे नए कर्जे के लिए। अब आप अगर दिसंबर 2023 में जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या दिसंबर 2022 तक हम सस्टेन कर लेंगे 4 अरब के रिजर्व्स, या फिर एक और नया सवाल ना खुदा न खास्ता पैदा हो जाए डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज के मुतालिक? ये खदशात हैं। तो मोडीज जो कह रहा है तो उनकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि कभी कभी वो पाकिस्तान दुश्मनी भी करते हैं। मगर हमारे जो माहिरीन बात करते हैं, हम जो बात करते हैं, हम अभी लगारी साहब ने जो बात की, हम वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए कि अगर आपने बजट में ये रखा है कि 6,900 अरब रुपए वफाक के पास बचते हैं टैक्स और नॉन टैक्स के NFC अवार्ड के बाद, और 7,300 अरब रुपए सूद देना है, तो मुल्क कैसे चलेगा? तो ये तो बजट है ही नहीं ना फिर। तो ये तो खिलवाड़ हुआ है मेरे ख्याल से अब तक, और इसमें तो सियासतदान भी शामिल है, वो पार्टियां भी शामिल है जिन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है, और वो अपोजिशन भी शामिल है जो इस वक्त खामोश है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। आप बजट दोबारा निकाल के देख लीजिए, बजट तकरीर, उसमें ये कहा गया है कि हम 2017 में आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 24वें नंबर पर था, और वो PTI के दौर में वो 47 पर आ गया। 24 से 47, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। 41 से 47 में आया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तकरीर में ये भी कहा है डार साहब ने कि प्राइस वाटर हाउस ये कह रहे हैं कि हम G20 का मेंबर बनने जा रहे थे। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, प्राइस वाटर हाउस ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जब आप 41वें नंबर पर हैं, मैं खुदा के गजब से डरे, 41वें नंबर पर आप थे, अब 47वें पर आ गए। जो हमसे ऊपर उस वक्त थे उसमें जो है थाईलैंड भी था, UAE भी था, सिंगापुर भी था, इसराइल भी था, और जो है वो और 20 मुल्क थे, वो नहीं गए तो हम कैसे जाते? तो मेरा कहना ये था कि फिर पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं जहां ये बात हो रही है, PTI क्या कर रहा है, हमारे माहिरीन क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये कहना कि जनाब ये 24 से 47 आई, बहुत बड़ा झूठ है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, एतमाद का बोरान होता है। फिर दुनिया को मौका मिलता है कि वो हमारे खिलाफ बातें करेंगे जी ये क्या मुल्क है। तो मैं चाहता हूँ इसको आप संजीदगी से लें। शायद साहब, आप हमेशा एमनेस्टी के हवाले से ज़रूर सवाल उठाते हैं, एतराज़ करते हैं। अभी SCCP ने तो वैसे वही एतराज़ जो आप बात करें वो भी किया
कि ये जो 3 करोड़ 1 लाख डॉलर जो है वो मुल्क में लाने का, लेकिन सर अगर ये मुल्क में आए तो ज़्यादा नहीं बेहतर है कि यहाँ कम अज़ कम जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो बाकी काम हैं वो चलना शुरू हो जाएँ? तो मुल्क में तो इस वक्त पैसा ही नहीं है। एक तो ये भी तासुर हुकूमत ने दिया, कम अज़ कम पैसा तो आएगा मुल्क में। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ पैसा नहीं आएगा। अच्छा। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है। और ये मैं आपको बता दूं, मैंने 5 दर्जन दफ़े मुख्तलिफ चैनल्स में कहा है। देखिए होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया गया था कि एक साल में 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई 111(4) के तहत। उसी साल लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे चोरी के पैसे से, जायज़ पैसे से, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराया और वो पैसा बाहर भेज दिया। तो ये सूरत हाल अब की बार भी फिर हो सकती है। मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करूंगा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका भी, और नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और